आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। फिर से एक बार स्वागत है आपका आमना सामना में के दूसरे एपिसोड में, जहां हमने इससे पहले एपिसोड में आपको बताया था कि मनीष केडियाल जी आने वाले एपिसोड में हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो भू कानून मूल निवास संघर्ष समिति है, भू कानून के लिए उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है। आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिसको लेकर जो पूरी संघर्ष समिति है सड़कों पर है। ऐसे क्या सॉल्यूशन है जो वो जनता के सामने भी रखेंगी। और 9 तारीख एक तिथि जो मूल निवास संघर्ष समिति ने रखी है, जिसके अंतर्गत वो तमाम ब्लूप्रिंट को जनता के सामने भी रखेगी। पर उससे पहले केडियाल जी हमारे साथ हैं, जिनसे जान लेते हैं कि क्या ब्लूप्रिंट रहने वाला है और भू कानून आखिर लोगों के मन में जो सवाल है, लोग जो लगातार सोशल मीडिया में कह रहे हैं हिमाचल जैसा होना चाहिए, तमाम जो चीजें हैं, आखिर मूल निवास संघर्ष समिति के पिटारे में क्या है। केडियाल जी फिर से एक बार स्वागत है। और सीधा सवाल है, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं कि हमें चाहिए भू कानून, हमें चाहिए मूल निवास, पर ब्लूप्रिंट क्या है संघर्ष समिति के पास। धन्यवाद अमित भाई। जैसे अभी हमने कुछ दिन पहले बोला कि हम लोग जल्दी ही एक भू कानून का ड्राफ्ट लेके आएंगे। इसके लिए हमने क्या किया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से पहले लोगों के भी विचार जाने। तो ऑफलाइन माध्यम से हमने लोगों को जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, लोगों से मैसेजेस ले रहे हैं, लिखवा रहे हैं कि जिनकी जानकारी, जिनको जो आम जन है। और ऑनलाइन माध्यम से हमने गूगल फॉर्म के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, तमाम चीज़ें हमने ये भी जो हमारी, क्योंकि मैं एक पार्ट हूँ उस पैनल का जो भू कानून की ड्राफ्टिंग का पार्ट है, और वो ड्राफ्ट मतलब एक तरह से एक्युमुलेट कर रहे हैं, हम लोग इसको इकट्ठा कलेक्ट कर रहे हैं कि एक लेके आएँ। तो हम उससे तमाम कानूनी जानकार, संविधान विशेषज्ञ और आपके जो भू कानून के बारे में जिनके से जानकारी है, जिन लोगों के, उन लोगों से मिलके उनके जो जिन्होंने काम भी किया है, जिन्होंने लिखा है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है भू कानून कैसा होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं हिमाचल जैसा होना चाहिए। तो क्या आज के संदर्भ में खाली हिमाचल के भू कानून को लागू करके हमको पूरी तरह से क्या कहते हैं, हमको हम लोग हमारा सक्सेसफुल होगा हम लोग का वो भू कानून? नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो जोड़ी जानी चाहिए। सबको पता है कि 2018 में त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने भू कानून में ढील देते हुए या इसको कमजोर करते हुए बदलाव लाया और जमीन की खरीद फरोख्त को बढ़ावा दिया। वो आपको पता है कि कृषि भूमि को व्यावसायिक भूमि बदलने के लिए 143 आया, जो उत्तर प्रदेश में भी होता है जैसे। तो ये लेके आया और एक बड़ी चाल चली उसी टाइम से थोड़े 1 आध साल आगे पीछे सरकारों ने, कि नगर निकायों की कृषि भूमि में तो एक था ना कि 250 वर्ग मीटर से आप आगे नहीं खरीद सकते ग्रामीण अंचलों में। तो नगर निकायों को की परिसीमन के नगर निकायों को बढ़ाया गया, क्षेत्रफल बढ़ाया गया। जैसे देहरादून में थे बहुत सारे, आप डोई वाला इलाके हों, चाहे आगे बहुत सारे इलाके हों जो कृषि के लिए बहुत माने जाते हैं, बड़ी अच्छी खासी बासमती खेती, इन तमाम चीज़ों की खेती। तो ये इसलिए नहीं बढ़ाए गए कि कोई हेल्प हो रही है, इसलिए बढ़ाए गए कि नगर निगम का क्षेत्र इसलिए बढ़ाया गया कि जिससे जो ये प्रॉपर्टी डीलर है, भूमि खरीदने, इनको सहूलियत हो सके, जो भू माफिया हैं इनको सहूलियत हो सके। तो हमारा जो पहला है, तो ऑब्वियसली इस ड्राफ्ट में जो, क्योंकि हम लोगों ने तमाम लोगों से, तमाम पैनल में हम करीब बहुत सारे बुद्धिजीवियों से मिल रहे हैं, भू कानून के बारे में लिखने वाले लोगों से मिल रहे हैं, उनसे डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास, ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट आए हैं, हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। तो हम सबसे बातचीत कर रहे हैं, उसमें पत्रकार वर्ग भी हैं जो जानते हैं इसके बारे में काम किया हुआ है। तो उसमें तो हिमाचल का कानून के भू कानून के बारे में ही है, जो 118 की बात है, 371 की बात है, जो हिमाचल में भी एक हद तक लागू है। 371 की बात है A2, इसका 3 A2 Z होता है, जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में लागू हो, चाहे मिजोरम में हो, चाहे आपका नागालैंड में हो, चाहे आपका आसाम में हो, सिक्किम में हो। तो वो अलग अलग, किसी में 371A है, किसी में B है, किसी में CE है, किसी में ED है, किसी में Z है, J है, किसी में F है। तो ये तमाम J तक हैं। तो उनमें से कौन सा हमारे लिए उपयुक्त होगा? जैसे 371A हमारे लिए बहुत उपयुक्त है, तो उसकी बारे में डिटेलिंग हम लिख रहे हैं। 118A है, 118 जो है 118 है हिमाचल का, वो
वो लागू होगा कैसे, वो उसके बारे में हम लोग उसके आधार पे हम लोग हिमाचल के आधार पे भू कानून की बात कर रहे हैं। हमारा भू कानून 371 के अनुच्छेद 71 के बेस पे होना चाहिए, जिससे हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी बनी रहे भू कानून के साथ। ये मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ हम लोग ये कह रहे हैं कि 143 जो था वो रिपील किया जाए। अब उद्योग भी लगने हैं, राज्यों में उद्योग के लिए जमीनें चाहिए होती हैं। अब जो सरकार ने क्या किया, जो इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पे खुले तौर पे जमीन बेच दी। उनमें यह था कि 2-3 साल में उद्योग लगने चाहिए, लेकिन हम तमाम अभी कोई वाइट पेपर नहीं लेके आई सरकार कि कितनी जमीन दे दी गई है और कितनी उसमें कितने उद्योग खुले, ऐसे कोई जानकारी नहीं है। व्हाइट पेपर सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं। हम वो जानकारियां भी जुटा रहे हैं तमाम। तो हमारे डॉक्यूमेंट में बिल्कुल तरह है कि 118 की बात कर रहे हैं, हिमाचल के कानून की 371 की बात करें, क्षेत्र 371 के अंदर की बात करें, 143 रिपील करने, जिसमें किसी भूमि को व्यावसायिक में बदलने की बात की गई है, वो करने की बात। 250 वर्ग मीटर जो लेना है जमीन, उसकी बात है 200 से 250 वर्ग मीटर के बीच ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशंस ये होनी कि उस राज्य में जो निवासी है, जो भी व्यक्ति है जो दूसरे राज्य का, वो 25 से 30 साल पहले रहने की आहारता पूरी कर ले। ये भी है। भूमि हस्तांतरण कैसे होगा, इन चीजों के बारे में बातचीत है। उद्योगों, व्यावसायिक उपक्रमों, व्यावसायिक संस्थानों को कैसे जमीन दी जाएगी लीज के आधार पे, उसमें जिस जमीन जिसकी गई है उसका किस तरह से उस उपक्रम में हिस्सेदारी होगी, इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। ये पूरी है। और अभी जो क्या कहते हैं, तमाम देखा जाए कि जो हमारे बिल्डर्स को जमीन दी जाती है, जो दी गई हैं, तो जो बाहरी राज्यों के बहुत तमाम बिल्डर्स आ रखे जो भूमि माफिया की तरह जमीन, उनको किस तरह से व्यावसायिक, क्योंकि व्यावसायिक उपक्रम है, उनको किस तरह से जमीन दी जाए, इन सब के बारे में जानना और जरूरी है। उसमें भी हम लोग ने ऐड किया है कि उसमें मूल निवासी वर्ड होना चाहिए। मूल निवास जो 1950 वाली हम बातचीत कर रहे हैं, उसी को जमीन खरीदने का, बेचने का अधिकार, ये तमाम चीजें, क्योंकि ये नागालैंड में है, बिल्कुल बाहर का तो खरीद नहीं सकता। उसी तरह तमाम सिक्किम में है कि आप बाहर का व्यक्ति तो खरीद नहीं सकता, वो वहां का मूल निवासी 1950 से होना चाहिए, तो क्योंकि वो एक तरह से ट्राइबल एरिया है, उनकी बात भी है। तो रीजन सवाल आता है जब भी मूल निवास की बात होती है, क्राइटेरिया सेट करने की बात होती है, उसको लेकर लोगों के मन में बड़े सवाल है। आप कहते हैं 1950 में कुछ लोगों का विरोध भी है, इसमें कई लोग वो भी है, क्योंकि कई लोग इसे जोड़ते हैं टीरी रियासत से, उसके बाद की वो रियासत अलग हुई, ये भी बड़ा सवाल आता है। उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि हम कैसे मूल निवासी होंगे, इससे प्लेन्स को लेकर भी एक गहरा खाई खोद दी गई है। ये तमाम अलग अलग चीजें हैं। ये क्राइटेरिया कैसे होगा, कैसे जो मूल निवासी की धारणा है वो कैसे बन पाएगी, क्योंकि ये सेट नहीं हो पाया है अभी तक। तो जहां तक राज्य की सीमाएं हैं, उसमें हम लोग जो भी 1950 है, जो राष्ट्रपति के एक नोटिफिकेशन के द्वारा बात है, तो वो हम ये नहीं कर रहे हैं कि जो देहरादून में 100, 150, 200 साल से रह रहा है व्यापारी, वो भी एक पार्ट ऑफ मूल निवासी है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो जो डेमोग्राफिकल चेंजेस हुए हैं वो करीब राज्य बनने के बाद ज्यादा हुए, राज्य बनने के 10-15 सालों से पहले ज्यादा हुआ है। उतना बाहर राज्यों से दूसरे राज्यों के लोगों का हमारे राज्य में फुटफॉल जिसे बोलते हैं, लगातार आना और यहाँ निवास करना या अवैध कॉलोनियां बनना या तमाम बस्तियां बन जाना, जो देहरादून में जिस तरह वो नहीं था, ये बाद में आके हुई है। तो वो इस पे लिखा जा रहा है कि राज्य सरकार अपनी सीमा में कैसे कर सकती है, फिर उसको आगे कैसे प्रस्तावित करके मूल निवास 1950 को लागू कर सकती है। उसके लिए हमको पहले मूल निवासियों को तो आइडेंटिफाई करना पड़े। बड़ा आसान तरीके हैं, जमीन के आधार पे, सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार पे। ग्राम आप 50 साल रहे हैं गांव में, आपके पास जमीन भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास ग्राम सभाएं तो रही, ग्राम पंचायत, वहां आपकी जानकारियां रहती है। तो इसके बेस पे तमाम तरीके हैं, तो वो पूरा लिख रहे हैं हम लोग। लोगों का कहना है कि हमारे पास कुछ भी वो आइडेंटिफिकेशन नहीं है। आप किसी भी जाए, मेरे गांव में जिसके पास जमीन भी नहीं होगा, खेत भी नहीं होगा, बैंक डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा, सब कुछ होगा, वहां पे प्रधान और गांव की जो पंचायतें, सरपंच होती है, वो तय करती हैं कि ये 50 साल से इसके पूर्वज भी यहीं रह रहे, वो आराम से उनका, हमारे पंचायतों को अधिकार तो इसलिए तो दिया गया था, जो वर्तमान सरकारों ने पंचायतें कमजोर की हैं, तो पंचायतों के आधार पे भी तय होते हैं, उनके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट, उनके कुछ ना कुछ लिखित होता है वहां पे। पंचायतें 2000 से पहले का आइडेंटिफिकेशन, ये बड़ा सवाल है ना उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में जब यूपी के समय पंचायतें थी, उनका जो डिमार्केशन था वो अलग था। उस टाइम पे पंचायतें अलग थी, उसके बाद अलग हुई। सवाल यहीं पर ये आता है कि वहां की चीजें और वो डॉक्यूमेंट्स वहां मिल पाना
क्या पॉसिबल है? बिल्कुल, आपके गांव में आप ही की गांव की जब राज्य बना तो राज्य का अलग अलग हो गया, तो सीमा रेखा हुई ना कि सीमा खींची गई यूपी और उत्तराखंड के बीच में। आपकी ग्राम सभा तो पहले से है, 1950 से चल रही है ना ग्राम सभा, तो तब से चल रही है। 1950 क्यों, अगर देखा जाए तो उससे पहले से हैं ग्राम सभाएं, अंग्रेजों के जमाने से हैं एक ग्राम सभाएं। तो ये तमाम चीजें, आप उस राज्य के निवासी हो, पूरी तरह से ग्राम सभाओं के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है। हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे, जैसे आप जाओ कहते, मैं उसको एक अलग मोड़ देना चाहता हूं, जैसे बोलते हैं कि तमाम 4 धामों में जाते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है 21 पीढ़ी, वैसे ग्राम सभाओं में सारे डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं। आपका ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत इन सभा में रहते हैं कि 50 साल 100 साल से यहाँ रह रहा है, और वो उसको नोटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये राज्य सरकार को तय करना है कि वो कैसे उस चीज को। अच्छा, इसमें समय नहीं लगेगा? समय तो पहले तो पहचान जरूरी है, तो समय तो जब सरकार बोली कि आज से हम शुरू कर दे रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश दिया आसाम के, उसने बोला 1970 के पहले जो आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, उनके बारे में, क्योंकि बहुत पहले से चर्चा चल रही है एनआरसी और वाली, वहां पे वो अलग चीज है। तो उनकी बात सुप्रीम कोर्ट का भी है ना कि 1900 पहले से 70 के पहले जो हैं वो बांग्लादेशी हैं या आसामीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के, तो वो कैसे करेंगे? वहां भी ग्राम सभाओं, सरकारी डॉक्यूमेंट इनके बेस पे। तो उत्तराखंड में भी राज्य सरकार अपना कर सकती है, राज्य सरकार के दायरे में है कि वो इन चीजों को, कि कौन मूल निवासी है, आराम से। मैं, जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के पिताजी का खेत है, दादाजी का खेत है, तो उनका खतौनी में लिखा हुआ है। अगर खेत नहीं भी हैं तो तमाम जानकारियां हैं, राशन कार्ड से के थ्रू कहीं ना कहीं एंट्री है, ग्राम में किसी लिखित के थ्रू एंट्री है, परिवार रजिस्टर के थ्रू एंट्री है, किसी ना किसी आधार पे वो एंट्री है, तो ये तय हो जाते हैं। तो ये टाइम लगेगा की बात है, लेकिन सरकार तय तो करे कि हमें मूल निवास पे काम करना है, सरकार तय तो करे मैं भू कानून पे काम करना है। सरकार ने तो 3 बार बोल चुकी है कि हम भू कानून। क्षेत्र में कैसे हो पाएगा? किसका? जो शहरी क्षेत्र होंगे, शहरी शहर में भी नगर पंचायतें होती हैं, नगर निकाय होते हैं, नगर निगम होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, तो यहाँ भी सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। आपने दुकान खोली है, आपने दुकान तो आज 1950 से 1932 से भी आपको सीआर जो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन लेना होता था, ये सारी चीजें। तो अगर आप 1950 से यहाँ से दुकानदार हो तो आपके उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, हाँ ये दुकानदारी कर रहा है, नगर निगम में उस दुकानदारी का नंबर होगा, नगर पंचायत में होगा, कहीं ना कहीं तो वो डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो ये आधार पे, और ये तय करना हमको बहुत जरूरी है। तो ये हम लोग जो ड्राफ्ट बना रहे हैं वो तमाम लोगों, भू कानून का ड्राफ्ट, क्योंकि हम भू कानून के ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, उसमें सभी लोगों से बातचीत करके, जो जानकार लोग हैं उनके थ्रू लेकर, बहुत मंचों ने लिखा है इस बारे में भू कानून के बना के। बहुत कम शब्दों में मैं जानना चाहूंगा भू कानून को लेकर। ये तो मूल निवास के आपने बताया क्राइटेरिया हो सकता है कि सरकार मंशा बनाए, उसके बाद जानकारी ले, उसका ये सेटअप कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर होता है भू कानून को लेकर अलग अलग जगहों से आप बोल रहे हैं, अलग लोगों के पास जा रहे हैं, मंचों पे जा रहे हैं, अलग अलग लोगों की अपनी धारणा है, क्या वो बेसिक पॉइंट्स है, क्या कॉमन फैक्टर्स? कॉमन फैक्टर्स तो जो सभी ने लिखा है वो पहले तो सभी ने लिखा है जो 143 जो क्या है वो रिपील होना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए कि जो कृषि योग्य भूमि को व्यवसायिक में बदलने के लिए किया गया था ये इन्वेस्टर समिट के नाम पे और खुली छूट दी गई, वो होना चाहिए। एक सीमित दायरे पे लोगों को, जो दूसरे राज्य के लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार, तो कर नहीं रहे हैं, वो खाली बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि डीएम को बोल दिया गया है कि वो तय करे। डीएम को आप बोल रहे हैं, एक तरफ से आप दूसरे राज्य के व्यक्ति को लाके चुनाव लड़ा दिया यहाँ पे, वो राज्य का व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ गया, यहाँ का विधायक बन गया, तो यहाँ की जमीन तो खरीद सकता है, वो यहाँ का विधायक है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपके हरिद्वार की सीट का, चाहे वो कोई भडाना जी थे, उनको लाके चुनाव लड़ाया गया ना, वो हरियाणा में रहे ना, मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश में आपके विधायक रहे, उत्तराखंड में उनका कोई मतलब क्या है, मतलब रहे होंगे 5-10 साल से, लाओ अच्छे खासे पैसे यहाँ चुनाव। अगर वो व्यक्ति चुनाव जीत के विधायक बन जाता तो आप कैसे तय करते? वो तो खरीद सकता था ना। तो ये नियम तो बनाने ही पड़ेंगे। एक तो ये वाली बात बोल रहे हैं फिर कि लाओ, तो बाहरी व्यक्ति तो चुनाव लड़ा के मंत्री बना देंगे, विधायक बना देंगे, तो ये तो एक तो डुअल स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से आ रही है। तो वो होगा 118 की मैंने बात की है, 143 रिपील करने की बात करी, 371 की बात करी, एक सीमित दायरे में भूमि खरीदने की बात कर रहे हैं। उस राज्य में अगर दूसरे राज्य का व्यक्ति 25-30 साल रह, उसको भी सीमित जो 250 वर्ग मीटर खरीदने की बात हो रही है, तो उस राज्य में इतने साल रहे तब वो खरीदने का अधिकारी हो। क्राइटेरिया आप सेट कर, मतलब वो आप ये कह रहे हैं, वो बहुतों ने लिखा है, हम उसी को लिख रहे हैं, 25-30 साल होनी चाहिए। हाँ, 25 या 30 साल, हाँ ऐसे, ठीक है।
वो जो है ये तमाम चीज़ें, तो ये इन चीज़ों की बात की कर रहे हैं। तो ये हमारे भू कानून के ड्राफ्ट में बेसिक पॉइंट इंक्लूड की जाएंगे। फिर जो बेसिक जो पॉइंट्स है 371 है, 118 है, 114 के बारे में डिटेलिंग में लिखा जाएगा, ताकि वो जो इनको पढ़ना है, लेकिन 10 बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं सामने, उसके बाद डिटेल में सारी चीज़ें हम लोग ऐसे, वो हमने नहीं बहुतों ने लिखा है, तो उन्हीं से भी जानकारी जुटा रहे हैं। हमने भी 3 साल से तो पढ़ ही रहे हैं, लिख रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं, तमाम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की हो, हिमाचल की हो, उत्तराखंड में पहले कैसे था, चाहे वो नजूल एक्ट हो, चाहे वो कूजा एक्ट हो, ये तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ के वो डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास। तो ये हमारा अच्छा, इसका सार अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, हाँ, ये संघर्ष समिति से, हाँ, वो क्या होगा? क्योंकि आपने कहा आपने तो स्टडी कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे होंगे ऐसे, इसका सार आप बता दीजिए। सार यह है कि वो डॉक्यूमेंट जो लोगों को भू कानून के बारे में कोई भी बरगला सकता है, ये सरकार ही बरगला सकती है, उसके बाद तंत्र बहुत बड़ा है, वो कोई भी लाकर लूप होल वाला भू कानून ला करके लोगों को बरगला सकती है। तो ये डॉक्यूमेंट हम लोगों तक प्रिंटेड फॉर्म में, व्हाट्सएप फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, ईमेल के थ्रू, हम लोग वेबसाइट के थ्रू, सब तरह से कि जन जन तक ये ड्राफ्ट पहुंच जाए। हमारा काम ये होगा, जो लोगों ने भी किया नहीं है। क्या होता है कि छोटा संगठन होता है कि एक बना दिया, 10 लोग 20 लोगों ने, जानकार लोगों ने पढ़ा, बोल दिया, लेकिन गांव का आदमी उसके बारे में पढ़ेगा कैसे? उसके बारे में हम ये किताब, ये बुकलेट कुछ एक पन्नों की होगी, 10 से 20 की भी, वो सब तक पहुंचाएंगे। आपके व्हाट्सएप में पीडीएफ में दे दिया, आपको वेबसाइट में वहां से डाउनलोड कीजिए, ईमेल करेंगे, हम तमाम तरीके से टेक्सचुअल फॉर्मेट में पहुंचाएंगे, हम पोस्टर फॉर्मेट में पहुंचाएंगे, हम पिक्टोरियल फॉर्मेट पहुंचाएंगे। तो ये हमारा जो है कार्य चल इस बारे में आगे होगा। तो लोगों को मुझे, जब गांव का आदमी बोलेगा कि मुझे इस तरह का मूल भू कानून चाहिए, तब सरकार को लगेगा कि वो लूप होल वाले नहीं ला सकती है, जो सरकार कोशिश कर रही है। अच्छा, जो लोग अभी 10 साल से रह रहे होंगे, 5 साल से रह रहे होंगे, हाँ, वो तो आपके विरोधी हो जाएंगे। सवाल तो यही खड़ा हो जाता है, ये आप तो हम 20-25 साल क्राइटेरिया रख रहे हैं, हाँ, तो क्या उन्होंने जो जमीन ली है उसका क्या होगा? अब उस पर कार्रवाई क्या बैग उस पर भी होनी चाहिए? अब सवाल तो यहाँ पर भी खड़े होते हैं ना, हाँ, कि आप एक सवाल के लिए एक सॉल्यूशन निकाल रहे हो, पर जो लोग अभी 5 साल से आए हैं, 10 साल से आए हैं, 15 साल से आए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? ये यही तो हमारे फिर भू कानून की लड़ाई क्या है? हाँ, वो वही तो है कि किसने खरीदी है, भू माफियाओं को खुली छूट दी, लोगों को खरीदने को, भूमाफिया ने भी आगे भेज दी। हाँ, आगे सवाल भेज तो दी। यही है। यहाँ तक भी तय हुआ है कि सरकार ने पर्यटन के लिए दी थी झीलवाला में करीब 200 बीघे की जमीन, और उसको उस भू माफिया कहीं दिल्ली भाग गया, कि देश छोड़ के भाग गया, उसने प्लॉटिंग काटी और लोगों को बेच दी। तो ये हमको तय करना पड़ेगा, इस राज्य के मूल निवासियों को, कहीं ना कहीं इस राज्य के लोगों को तय करना पड़ेगा। हम नहीं, ये तो झीलवाला का जो प्रकरण है, वो तो एक वन ऑफ द प्रकरण है, पर मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर यही चीज, जैसे आपने कहा कि प्लॉटिंग की, कोई व्यक्ति यहाँ पर आया, किसी व्यक्ति ने उसे अपनी पर्सनल जमीन बेच दी, जैसे मैं ही हूँ, मैंने अपनी जमीन बेच दी, वो 5 साल से यहाँ रह रहा था, उसकी रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ हो गया, अगर ये लॉ आ जाता है, जैसे आप कह रहे हैं कि 20-25 साल क्राइटेरिया होना चाहिए, तब कैसे होगा? क्या वो नल एंड वॉइड हो जाएगी? वो अब बिल्कुल सरकार को तय करना पड़ेगा कि किसके, अब सरकार के, क्योंकि यहाँ पे विधायक से लेके मंत्री से लेके सारे के सारे भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर ही बैठे पड़े हुए हैं। जब उन्हें इस तरह का, तो आप जो बोल रहे हैं ना, राज्य में डेमोग्राफिकल, जनसांख्यिकी बदलाव हो रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं आज की डेट में, ये सारी चीजें हुई हैं, तो हम ये बोलते हैं वो बस गया, उसको वोटिंग का अधिकार हो गया, हमारी संख्या आज की डेट में 30 लाख हो जाएगी, बाकी की संख्या 70 लाख होगी, तो हमारा सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की कसम, अभी वो क्या 70 लाख को आप हटा पाएंगे, नल एंड वॉइड कर पाएंगे? सवाल यही तो शुरू हो जाता है। अभी तो कहीं ना कहीं तो रोकना होगा इन चीजों को। किस तरीके से रुकेंगे? वो उसी के वही आप ड्राफ्टिंग पैनल का कुछ देर वेट कीजिए, उस ड्राफ्ट में क्या लिखा जा रहा है, जो सरकार के पास भी हम प्रस्तुत करेंगे, लोगों को करेंगे, और कहीं ना कहीं हमें तो लकीर खींचनी है ना, वो हम लकीर खींचेंगे। अब उसमें हमारे विरोध में कौन है, पक्ष में कौन है, ये तय करना सरकार का काम है। लेकिन हम सरकार की, अगर मैं सरकार होता या मैं सरकार हूं, तो आप बोल रहे हैं 3:7 का रेशो है, जैसे आप कह रहे हैं। अभी नहीं है, मैं भविष्य के, बहुत जिस तरह से हम इस रेशो को 60-40 का मान लेते हैं, या 70-30 का मान लेते हैं, 7:3 का रेशो। अगर 30% लोगों को हटाने की बात आई, तो सरकार इसका फेवर करेगी क्या? अब ये सरकार को, वही सरकार वही तो सरकार ने जो तमाम 20-30 सालों से हुआ क्या है, हमने राज्य मांगा था एक अपनी तरह से, जो इस राज्य के लोगों ने लड़ाई करते, जो पहाड़ के क्षेत्र, इसीलिए हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होने के हम लोग। क्या इसमें लीगलिटी इशू नहीं आएंगे? हाँ, वो टेक्निकल इश्यूज आएंगे, लीगलिटी इश्यूज है। इसमें तो मुझे लगता है कि जो आप बात कह रहे हैं, सजेशन हो रहे हैं, इसमें ये चीज ग्राउंड में लाने के लिए मुझे लगता है अगले 20 साल या 50 साल लग जाएंगे, क्योंकि बड़ी धरातल की बात यह है
एक कानून जिसमें इतने लोग प्रभावित हो रहे हो, हाँ जो आप बात कह रहे हैं, जिसकी हाँ, हम हाँ। बात कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इस तरीके का होना हाँ, चाहिए, हाँ, हाँ। क्राइटेरिया होना हाँ, चाहिए, हाँ। क्या उसमें इस कानून को, क्योंकि हमने देखा है, हाँ। क्योंकि कई सारे केसेस पेंडिंग है, हाँ। और जब मास के लोग प्रभावित होंगे, हाँ। तो आपको लगता नहीं कि ये जो जो ये पूरी चीजें हैं, ये अगले कई साल तक के लिए पेंडिंग भी चल जाएगी? नहीं। उसके बाद आवाज उठाने का फायदा नहीं होगा? नहीं, हम तो अभी हमने अपनी लकीर खींच ली है। हमने अपनी लकीर खींच ली है। सरकार बोल रही है ना कि हम लाएंगे इस तरह की चीजें, करेंगे इस तरह चीजें, तो सरकार भी तो इस चीज को भले ही वो लूप होल वाला लाएगी, लेकिन हम लोग एक स्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ना। ये लकीर तो हिमाचल ने भी खींची है, ये लकीर तमाम हिमालयी राज्यों ने भी खींची है, ये लकीर उत्तराखंड क्यों नहीं खींच पाया? सवाल ये है ना कि हिमाचल ने तब खींच दी थी जब रेशो कम था। हाँ, तो यहाँ पर संख्या अब ये हो गई है हाँ, कि हालात बदल गए हैं। तो आपको अब कैसे होगा? अब आपको ना ये लकीर तय करनी पड़ेगी, ये चीजें तय करनी पड़ेगी कि आप किस बेस पे जाएंगे। आज की डेट में फिर इस राज्य को बनाने का कोई औचित्य नहीं है। आज से 20 साल पहले चाहे वो तमाम जिस पार्टियों की सरकारें रही हैं, वो लकीर नहीं खींच पाई। आज हमारे पास समय है, हम ये लकीर खींचना चाहते हैं। हम जो भू कानून की बात कर रहे हैं, जो मूल निवास की, इस राज्य के जो मौलिक लोग हैं, जो इस राज्य के जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनके बारे में बातचीत हो रही, तो अब वो सरकार को तय करना है। हम लोगों ने तो तय कर लिया है। हाँ, नहीं, आपने बोला लाइन की एक लकीर खींचनी चाहिए। सवाल यहाँ पर आता है, एक जगह जहां पर सरकारी भूमि पर घर बन गए हो, मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, और ये बड़े समझने वाली बात है कि अगर किसी सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं कुछ लोग, और उस कब्जे को तोड़ने के लिए शासन प्रशासन वहां पर जाता है, वो कई वर्षों से कब्जा है। यहां पर सवाल यहां पर यह है कि पहली पॉइंट यह है कि क्या जब वो बन रहा था शासन प्रशासन सोया हुआ था? क्या उसे मालूम नहीं था? और दूसरा कि जब ये चीजें हो गई, यहां तो सरकारी भूमि भी हटा देते हैं, जो प्राइवेट लैंड्स हैं वो भी की है। प्राइवेट लैंड्स में लोगों ने अपने घर बनाए हैं, वो चाहे बाहर के हैं, वो 10 साल से रह रहे हो, 15 साल से रह रहे हो, ये क्राइटेरिया जो आप कह रहे हैं। सवाल यह है कि अगर जब वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे, और जब इस पे स्टे उन्हें मिलेगा, उसके बाद क्या? भाई, सरकारों के पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद आपके चाहे वो राज्य हो, केंद्र के पास अपने अधिकार, अपने जब लॉ पास करते हैं, देखिए न्यायपालिका और विधायिका में दोनों में डिफरेंसेस हैं। सरकार अपने जब कानून बनाती है ना, चाहे जैसे हम कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट पे खाली जाके स्टे, लेकिन सरकार जब कानून लेके आ जाती है ना, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कोई भी क्या कहते हैं, एक स्टे की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद न्यायपालिका अपने उसमें हस्तक्षेप कानून के आधार पे। तो जब ये कानून इस राज्य में, इस राज्य की सरकार बनाएगी, तो एक लकीर खींचेगी ही। हम इसी चीज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना आज के, चाहे वो भू कानून हो, चाहे मूल निवास की हो, ये तय करना है। अब वो 20 साल में देरी हुई, पुरानी सरकारें नहीं कर पाई, उसमें कौन कौन से ब्रोकर्स हमारे सरकारें रही एक तरह से, जो जहां पे आप देहरादून की बात करें कि तमाम इलीगल ऑक्यूपेंसी हो गई जमीनों पे, सरकारी भूमियों पे, अब वो लड़ाई हो रखी है यहाँ पे। चाहे वो यहाँ के विधायकों ने, मंत्रियों ने बसाई वाली बात है कि अब इसको रेगुलराइज कर दो। आप एक व्यक्ति हो जो अपनी इसी राज्य में नौकरी कर रहा है, सब कुछ एक अपने पैसे से जमीन खरीदी है, सारी चीजें। आपका इलीगल ऑक्यूपेंट वहां के 15-20 सालों से रहता है नदी किनारे, यहाँ पे तमाम नदियों के किनारे दब गए ना, चाहे वो आपके रिस्पना हो, बिंदाल के हो, वो इलीगल ऑक्यूपेंट करके वहां पे बना दिया कमरा, उसके वोटर ID कार्ड बन गए, अब वोटर ID कार्ड बन गए, अब वो लड़ाई लड़ रहा है कि मैं तो यहाँ 20 साल से लड़ रहा हूँ, 15। तो आपको तय करना है कि आप इसको एक्सेप्ट करते हो, कोई तो नहीं करते हो। मैं तो नहीं करता हूँ एक्सेप्ट, मेरा तो इलीगल ऑक्यूपेंसी वाली बात है ना। जब व्हेन लीगल और इलीगल ऑक्यूपेंसी वाली बात है, तो वहां हम अपनी लकीर खींचेंगे। जहां मूल निवास और भू कानून वाली बात होगी कि हमारे किस राज्य के किन लोगों को जमीन के अधिकार, बेचने खरीदने के अधिकार होने चाहिए, तो वो वहां पे हमें लकीर के। ऑक्यूपेंसी क्या नदी नालों के में ही दिखाई पड़ता है? क्या बड़े होटल्स 5 स्टार जो इलीगल ऑक्यूपेंसी में वो बिल्कुल हैं। आप अगर जमीनें ली गई हैं, भूमाफिया ने जमीनें कब्जाई हैं, या कैसे भी आई भी हैं कई सरकारी, बहुत सारे यहाँ पे भी देहरादून में भी कई तरह के उपक्रम हैं जिनमें नदियों के किनारे या जंगल की भूमि को कब्जा करके बनाए गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं तो सरकारी की तरफ से कमी रही है। वो हमारे लॉ को कहीं अधिकारियों को खिला करके, मिनिस्टर्स को खिला के, विधायक को खिला के, किसी को भी खिला पिला के, तो वो हुआ है ना। तो हम उसी चीज में बदलाव चाहते हैं। यही तो हम करप्शंस की बात कर रहे हैं, यही हम लैंड लॉ की बात कर रहे हैं, तो यही चीज तो होगा। तो मैंने आपको कहा थोड़ा ड्राफ्टिंग का वेट कीजिए, उसमें हम पूरा ड्राफ्ट। मुझे लगता है कि अभी तक इस पर ना कर पाना कुछ एक्सरसाइज, हाँ, वो यही कारण है कि ये इतना पेचीदा है, हाँ, कि इसको हम जितना
इसके अंदर जाएंगे और देरी उसके लगाएंगे, अंदर, हाँ। उसके अंदर उतना ही फंसते जाएंगे। हाँ। सवाल अब यहां पर यह है कि सरकार की इच्छा होनी चाहिए, सरकार की जिजीविसा जीवट होना चाहिए कि हाँ ये नियम है, सरकार ने कहा ये नियम है, ये नियम है और इस नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर ये सरकार 20-25 साल पहले उस राज्य बनने के समय तय कर लेती, आज से 15-20 साल पहले तय कर लेती, ये सारी चीजें होती नहीं। बिल्कुल, सवाल वही है कि तो हमने वही चीज तय करवानी है। में अभी ड्राफ्टिंग करने के बाद प्रैक्टिकली इसे उतारना कितना आसान होगा, ये देखने वाली बात है। वो हाँ, प्रैक्टिकली इसे उतारना कितना आसान हमारी सरकार होती, हम होते सत्ता में तो हम तो उतार देते। हमने नहीं तो फिर राजनीति की अगर जैसे आपको सत्ता में आने के लिए, हाँ, अब सवाल यहां पर यही है कि क्यों कोई व्यक्ति, क्यों सरकारें इसे रेगुलराइज या एक्साइज इसलिए नहीं कर पाती। उन्हें ये लगता है कि अगर हम ऐसा करते तो हमारा इसमें पॉलिटिकल नुकसान है। हाँ, तो इसी कारण तो है ये सारी चीजें। तो वही तो वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात है। Politically जो देहरादून में और इन राज्यों में जो हमारे पास अभी जो थोड़ा तराई और मैदानी क्षेत्रों में जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स ज्यादा चली है ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स में क्या, दूसरे राज्यों से लोग आ गए तो कोई 2 साल में भी अपना स्थायी निवास बना दे रहा है। वोट आज के आसान है, आधार कार्ड ये सब बना के। केडिया जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब जहां पर कोई कानून लागू नहीं हुआ, लोगों ने आए हैं इस पूरे देश में एक बड़ी स्ट्रक्चर, एक ऐसा हमें राइट है कि हम कहीं भी जा सकते, कुछ स्टेट्स को अधिवास का नियम है, अधिवास का नियम है, हम जाके वहां पर रह सकते हैं, घर बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, जहां हमें राइट है। सवाल यहां पर यह है कि जो आप चीजें कह रहे हैं वो प्रैक्टिकलिटी में बड़ी ना दूर नजर आती है कि आप 20-25 साल की लकीर खींच देंगे। आप ये कहेंगे कि 70-30 का रेशियो है तो 30% आप चली जाइए या 30% लैंड कर दीजिए। सवाल यहाँ पर है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आया होगा, उसने परमिशन ली होगी, उसने स्टैंप फीस भरी होगी, उसने सारी चीजें करी होंगी जो करनी चाहिए थी। तो ये प्रैक्टिकलिटी में बहुत दूर नजर आती है चीजें। नहीं, आप एक ड्राफ्टिंग में हमने सॉल्यूशंस दे रहे हैं, हमने इसलिए बोला कि हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, लोगों के थ्रू उसको ला रहे हैं और हमने लकीर तय करनी है। ये आप लिख लीजिए, वो सरकार को है, उस लकीर को, वो सरकार लकीर 20 साल पहले नहीं कर पाई थी, आज भी नहीं कर पाई, पर हमने वो लकीर तय करनी है। हमें पता है कि हमने जब ये लकीर तय करनी है और हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो हम जब बोल रहे हैं तो ये मूल निवास और भू कानून वाली बातचीत बोल रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं नियमों के आधार पे उस चीज़ को लिख करके डॉक्यूमेंटाइज करके तो बोलेंगे, तभी तो ये लागू होगा, नहीं तो फिर लागू नहीं होगा। जब आप बताएंगे ना कि कैसे लागू होना है, नहीं लागू होना है, ये सारी चीज़ तभी तो आप तय करेंगे। हम लोग गैरसैंण में गए थे तो वहाँ किसी ने पूरे गैरसैंण में बेनीताल पे कब्जा कर रखा है, तो उस चीज को अगर सरकारों ने तो बोला नहीं उस पर, बल्कि ये भी हो रखा था, उसने गांव के लोग बताते हैं कि उसने एक्स्ट्रा जंगल काटा बेनीताल के बगल और उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो ये सरकार ने कुछ नहीं किया, उसने कभी किसी मंत्री को खिलाया, किसी अधिकारी को खिलाया, वो आज उस सरीन का है वो पूरा बेनीताल, उस पर कुछ कर भी नहीं सकते, सड़क नहीं ले जा सकते, गांव कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित कर सकता। बाबा मोहन उत्तराखंडी के कार्यक्रम के लिए उससे क्या कहते हैं परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये लकीर तो तय करनी होगी, ये लकीर हमने तय करनी है। तो यही होता है ड्राफ्ट, यही होता है कानून, और कुछ नहीं होता है। अब सवाल यही है, देखिए लकीर तो तय करनी है, ये तो मन बना चुके हैं मूल निवास संघर्ष समिति के लोग, पर अब देखना है कि ये लकीर कहां से कहां तक जाती है और इन लकीर को खींचने के बाद क्या सरकार वो लकीर खींच पाएगी। सवाल यहां पर ये है। तो अभी तो ड्राफ्ट में क्या है कि इंतजार है, सॉल्यूशन दिए हैं, रास्ते दिए हैं, इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। 9 तारीख का इंतजार है और आप लोग भी बताइएगा कि जो बात केडियाल जी ने कही है लकीर खींचने के बाद सरकारें क्या उस पर जो कार्य 20 साल से नहीं हो पाए, तो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति इसे कर पाएगी, और वो लकीर खींचने के बाद क्या सरकारें उसे धरातल पर उतर पाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। पर आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका सोचना क्या है। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।